अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर आ गई है और बल्कि बहुत बड़ी खबर आ गई है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। और दूसरी तरफ भारत की मईशत जो है उसके हालात 1947 से भी ज़्यादा बुरे हो गए हैं। अब मोदी को उसके अपने साबिक एक वज़ीर आज़म ने एडवाइस कर दी, लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताऊँ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने गोंडोंग सूबे में मिलिट्री बेस का दौरा किया और चाइनीज़ ट्रुप से कहा कि प्लीज़ पुट ऑल माइंड्स एंड एनर्जी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, यानी अपनी तमाम तवज्जो और तवानाई जंग की तैयारी के लिए अब शुरू कर दें। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पीएलए मरीन कोर का मुआयना करते हुए ट्रुप्स को हुक्म दिया कि स्टेट ऑफ हाई अलर्ट को मेंटेन रखें और एब्सोल्युटली लॉयल, एब्सोल्युटली प्योर और एब्सोल्युटली रिलायबल रहें अपने मुल्क और कौम के लिए। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक रूटीन का बयान है, तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक मुल्क का सरबराह अपनी फ़ौज को जब जंग के लिए तैयारी पकड़ने का कहे तो इसका साफ मतलब है कि बड़े फैसले किए जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि वो वैसे भी कह सकते थे, लेकिन ये बात उन्होंने रिपोर्ट की है और ये इंटरनेशनल मीडिया में अब रिपोर्ट हुई है और ये भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हमारे से अब ड्रामेबाजियाँ बंद कर दो, क्योंकि हम अब तैयार हैं। और वैसे तो रियासतों के ना मुस्तकिल दोस्त होते हैं, ना ही मुस्तकिल दुश्मन। और इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम तो अपने दोस्त अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन हमसाई नहीं। यानी इसका मतलब है कि हमसाई के साथ सिर्फ अच्छे ताल्लुकात रख के ही बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ना कि दूर के दोस्त बना के हमसाए से दुश्मनी मोल लेने की। लेकिन बदकिस्मती है, मोदी को ये बात समझ नहीं आ सकी और इंडिया ही समझता है कि शायद इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती बढ़ा के अपने ताकतवर हमसाए चाइना को ज़ेर कर सकता है। लेकिन वह कहावत है ना, दूर के डोल सुहाने हैं, तो मोदी साहब दूर के डोल सुहाने हैं, लेकिन इन्हें लद्दाख बॉर्डर पर तिबले जंग की आवाज़ें अभी नहीं आ रही। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इतना बड़ा बयान दे दिया, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया जाए कि हमसायों के साथ कैसा रहना चाहिए। और चाइना पूरी तवज्जो के साथ इंडिया की हर हरकत पर नज़र रखे हुए और इंडिया की तरफ से की गई किसी भी मशकूक हरकत पे इंडिया को ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। चाइनीज़ फ़ौज की तैयारी तो बहुत पहले से ही है और चंद दिन पहले ही आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना ने लद्दाख बॉर्डर पे अपनी फ़ौज को सख्त ठंडे मौसम से बचने के लिए रेडी टू असेंबल थर्मल शेल्टर्स जो हैं वो फराहम कर दिए, जो हर तरह के मौसम सर्दी से फ़ौजियों को बचाएंगी और चाइनीज़ फ़ौज हर तरह के मौसम में लड़ने के लिए तैयार होगी। जबकि दूसरी तरफ जो ही सर्दी बढ़ेगी, इंडियन फ़ौजों की बड़ी तादाद जो है वो फ्रॉस्ट बाइट से मरने का और शिकार होने का और ज़ख्मी होने का ख़तरा है। लेकिन चाइना शायद सख्त तरीन मौसम का ही इंतज़ार कर रहा था कि जिसमें चाइना इंडिया को ऐसा ज़बरदस्त सरप्राइज़ देगा कि इंडिया संभल ही ना सके। और इंडिया अमेरिका की पुष्पनाई की वजह से चाइना के साथ दोगली पॉलिसीज़ पे अमल कर रहा है। एक तरफ इंडिया चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट की बात करता है, फिर अगले ही दिन इंडिया का यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चाइना को प्रवोक करने के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में फ़ौजी मकासद के लिए तामीर की गई पुलों की इनाग्रेशन के लिए पहुंच जाता है। इंडिया मुसलसल बॉर्डर के नज़दीक इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजियों की तादाद बढ़ाने में लगा हुआ है और चाइना इस तनाज़े की बुनियादी वजह करार देता है, क्योंकि चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा मानता ही नहीं। अब इंडिया भी शोर मचा रहा है कि चाइना भी अपने बॉर्डर पर 1950 से इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। फ़र्क इतना है कि इंडिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी में सब कुछ कर रहा है, जैसे चाइना गैर कानूनी करार देता है। और अब इंडिया की इंटेंशन जो नज़र आ रही हैं और जो नरेंद्र मोदी को उसके गुरु और चेले समझा रहे हैं, वो ये कि इंडिया के दो ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो है लिमिटेड वॉर, और ये ऑप्शन है, इसको देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को ये समझाया जा रहा है कि इससे शायद इंडिया खोए हुए इलाके भी वापस मिल जाएंगे और चाइना को भी वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन ये कहने की बातें हैं। हकीकत में अगर इंडिया और चाइना की जंग हुई तो चाइना इस कैपेसिटी में है कि वो सब सेक्टर नॉर्थ और सियाचिन ग्लेशियर के लिंक पर कब्जा कर ले। और अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो इंडिया के लिए इतनी बड़ी शिकस्त फाश होगी, नरेंद्र मोदी और इंडिया दोनों शायद बर्दाश्त ना कर सके। और फिर जब एक बार जंग छिड़ गई तो ये लद्दाख तक कहाँ रहेगी, ये किसने कह दिया। लेकिन मोदी को इस बात पे कायल किया जा रहा है कि चाइना के साथ लिमिटेड वॉर हो जाए और अमेरिका भी इंडिया को इस हवाले से पूरी शय दे रहा है और हम भी दुआ करते हैं कि हो जाए। खुद इंडिया के कुछ पंडितों ने कारगिल की जंग के दौरान हिसाब लगाया था कि अगर इंडिया की पाकिस्तान से 1000 घंटे की जंग हुई तो इस पर इंडिया के करीबन 30,000 करोड़ खर्च होंगे, जिससे इंडिया 10 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन ये तखमीना भी 1971 की जंग को बुनियाद बना के लगाया गया था। अब आप खुद सोचें, अगर इंडिया की चाइना के साथ जंग छिड़ती है तो इंडिया का क्या हाल होगा, जिसकी मीशत पहले ही तबाह हाल है। हकीकत यह है कि इंडिया की मीशत इतनी तेज़ी से गिरावट का शिकार है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी
اور ہندوتا اس کا گھر واپسی کا نعرہ شاید انڈیا کی معیشت کے لیے تھا، کیونکہ انڈیا کی معیشت کو آزادی سے پہلے بھی زیادہ گراوٹ کا خطرہ ہے۔ آئی ایم ایف کے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق انڈیا کی فی کس جی ڈی پی میں 10.3% کمی کا اندازہ لگایا گیا، اور اس کے باعث یہ گر کر $1888 کی سطح پہ آ سکتی ہے، جو گزشتہ 4 برس میں سب سے کم ہے۔ انڈیا میں رواں مالی سال کے پہلے حصے میں آئی ایم ایف نے 5.2% کمی کا اعلان کیا، لیکن اس نے اپنے تازہ ترین اسٹیمیٹ میں اسے بڑھا کر کمی کو 10.3% کر دیا، جو کہ 1947 میں ملک کے وجود کے آنے کے بعد کسی مالی سال میں سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ یعنی انڈیا جنوبی ایشیا کا غریب ترین ملک بن گیا۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ یہ بھی انڈیا سے آگے نکل گئے۔ یہ ہے مودی کا انڈیا۔ اب انڈیا کے بعد دوسری آپشن کیا ہے؟ انڈیا کے بعد دوسری آپشن ہے کہ انڈیا اس معاملے کو لمبا کرے اور لداخ بارڈر پہ سٹینڈ آف برقرار رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئی لائن آف ایکچوئل کنٹرول بن جائے۔ جو علاقے چائنا نے قبضے میں لیے وہ چائنا کے پاس رہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن چائنا کے عزائم تو پیچھے ہٹنے کے نہیں لگتے، اور اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو جو صورتحال ہے، چائنا کو انڈیا کی فوج پہ ایک بار پھر ایج حاصل ہے، اور چائنیز فوج پھر اچانک کافی علاقہ قبضہ کر سکتی ہے۔ جیسا چائنیز پریزیڈنٹ نے چائنیز فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہا ہے، لگتا ہے انہی سردیوں میں پھر سے کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اور اس بار شاید لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے اور آگے نکل جائے بات۔ اب انڈیا کو ایک امید یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ الیکشن کے بعد حالات انڈیا کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں، اور امریکہ آسٹریلیا اور جاپان چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں ویتنام یا تائیوان کے ذریعے انگیج کر کے چائنا کو 2 فرنٹل وار میں دھکیل سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے امریکہ کے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز آلریڈی موجود ہیں، اور اس سے انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہو جائے گا۔ لیکن چائنا پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کوڈ ممبرز کو چائنا کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر ٹینشن بڑھانی پڑے گی۔ سوال یہ آخر یہ بڑی طاقتیں صرف انڈیا کے لیے سب کچھ کیوں کریں گی؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مودی کو یہ بڑی طاقتیں مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائیں، لیکن انڈیا کو چائنا کے دباؤ سے بچانے کے لیے یہ طاقتیں چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں چیلنج کر دیں، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ صورتحال میں چائنا کے اتحادی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ خاص طور پہ اگر انڈیا چائنا کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو پاکستان بھی اپنے دوست کی مدد سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو اٹھانا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی عقل کے ناخن لیتے ہوئے اٹل بہاری واجپئی کی بات سے سبق سیکھتا ہے، یا دور کے دوستوں کے سہارے اپنے ہمسایوں سے دشمنی جاری رکھتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپشن 1 کرے گا انڈیا یا آپشن 2؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔